फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक एक एक करके हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। मतलब एक बात समझ में आती है भाई, अगर आप पाकिस्तान को बुरा बोल रहे हो तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। तो यहाँ पर तो उसके दो प्रोपोगेंडा फेल हो जाते हैं, या तो पिक्चर जो है वो बीजेपी का कुछ दिखाती नहीं है, या इसने प्रोपोगेंडा फैलाया था अपनी मूवी में। दूसरा ये है कि अगर दिखाया था उसके बावजूद अगर बीजेपी ने उसको नेशनल अवार्ड दिया तो बीजेपी जो है बिल्कुल डिक्टेटर नहीं है। एक्सक्लूसिवली किसी एक ही कंपनी को राइट दो कि जो नोट है उसका प्रिंटिंग मटेरियल हो, दैट इंक्लूड्स पेपर, सिक्योरिटी थ्रेड्स, कलर, इंक। पी चिदम्बरम जी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि 26/11 के बाद रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन यूएस के प्रेशर से सरकार रिएक्ट नहीं कर पाई। वो तो सरकार में थे। मतलब एक कॉन्फिडेंशियल चीज जो एक स्पाई मिशन बाय इटसेल्फ ही कॉन्फिडेंशियल होता है, भाई साहब बोल रहे कि मीडिया में दे दो। मतलब कितना पागल कोई आदमी हो सकता है। तुम्हारे जो ट्वीट है अगर उठा के देख लिए जाए ना, सरकार के विरोध में कम और देश के विरोध में ज्यादा दिखाई देते हैं। तो भाई अभी धुरंधर मूवी का तो एकदम तूफान चल रहा है, और धुरंधर मूवी के जो मैक्सिमम लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन फिर भी इसमें भी अब जब मूवी इतनी ज़्यादा स्पीड पकड़ चुके हैं, लोगों को पसंद आ रही है, फिर भी कुछ लोग उसको प्रोपेगेंडा बोल ही रहे थे, एक दो लोग। लेकिन जैसे ही उसको 300 करोड़ पार कर गई, तब तक तो लोग सोए हुए थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक उनको लग रहा था कि जैसे ताज वाली नहीं चली, हक नहीं चली, तो ये भी नहीं चलेगी, यही वो एक्सपेक्ट करके बैठे थे। बट दिस वॉज अ माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से बनाई हुई मूवी थी। फिर जैसे वो मूवी कमाने लगती तो इन लोगों को एकदम से जाग उठते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ से यूरोप में बैठे हुए लोग, जर्मनी में, वेस्टर्न यूरोप में, जो कि यहाँ से इतना दूर है, वहाँ बैठ के उड़ता तीर ले लेते हैं। क्योंकि जैसे ध्रुव राठी ने वीडियो डाली, और मैक्सिमम लोग वीडियो नहीं देख रहे, कमेंट्स देखने जा रहे हैं कि कमेंट्स में क्या हो रहा है। और कमेंट्स में यूट्यूब में जैसे कभी 22,000 रहते, फिर 19,000 हो जाते, फिर 17,000 डिलीट किए जा रहे हैं कमेंट्स, फिर भी गालियां ही दिख रही है, कोई भी अच्छे से कमेंट्स सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रही। लेकिन खैर, हम जैसे ऑब्जेक्टिवली वीडियोस को क्लैरिटी के साथ में डिस्कस करते हैं, तो आपका इस पूरे जो ध्रुव राठी की जो वीडियो है एंड ओवरऑल धुरंधर के ऊपर, व्हाट डू यू हैव टू से? देखो, जैसे हम लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं और रैशनल तरीके से डिस्कस करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। ध्रुव राठी का जो अभी वीडियो लाने का जो एक मोटिव है वो इस तरीके का भी है, वो है क्रेडिट सीकर। उसको चाहिए क्रेडिट, उसको लगता है पूरी दुनिया जो है मैं झुका सकता हूँ, वो उसको लगता है कि मैं ये चेंज कर सकता हूँ, ये चेंज कर सकता हूँ, जबकि उसने चेंज कुछ भी नहीं किया। मतलब जहां जहां उससे प्रमोशन किए पॉलिटिकल पार्टी के भी, वहां वहां पार्टी हारी है। जहां जहां कैंडिडेट के प्रमोशन किए वहां वहां हारी है। तो अब उसको लग रहा कि यार ये तो कुछ नहीं हो पा रहा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मूवी पर रिव्यू दे देता हूँ, जिससे कि मूवी जो है उसका बिजनेस कम हो जाए। अब उसमें भी क्या है कि धुरंधर ने इतना कमा लिया है, तो मैक्सिमम लोगों ने, अंदाजा जो होता है मैक्सिमम लोगों ने देख लिया है, तो अब क्या होगा, अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। जो लोग हैं अब वो जाना कम हो जाएंगे, तो अपने आप जो बिजनेस है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। तो जहां 23 करोड़ कमा रही थी, अब सडनली 12 करोड़ कमाएगी, तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, देखो मेरा वीडियो आने के बाद 12 करोड़ पे आ गई, देखो मेरा वीडियो आने के बाद 10 करोड़ पे आ गई। लेकिन बुकिंग जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। खैर है, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये क्रेडिट सीकर है वो, और उसको ये भी चाहिए कि लोग मेरी क्लिप काट काट के फैलाए, गालियां दे, वो चलेगा। मतलब ये जो लेफ्टिस्ट वाले हैं ना, इनका एक बहुत खास है कि तुम मतलब बस हमको फैलाओ बुरी तरीके से, कैसे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें ये लोग भूल रहे हैं कि अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है सभी लोगों ने। ध्रुव राठी ने तो अब पूरी क्रेडिबिलिटी खो दी है, जो सपोर्ट कर रहे थे अब वही उसका तिरस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा सिनारियो उसने लेकर आया है, यहाँ पर उसने लगभग 7 चैप्टर लाए हैं जो अपनी पूरी वीडियो है उसमें। तो पूरे चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर से लेकर 7 चैप्टर तक एक एक करके हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, जो उसने कहा है और क्या उसने जो कहा है वो सच है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो है प्रोपोगेंडा के धुरंधर। मूवी जो है उसको उसने प्रोपोगेंडा बोल दिया। अब एक्चुअल में क्यों प्रोपेगेंडा बोला ये उसने एक्सप्लेन भी नहीं किया है फर्स्ट चैप्टर में, बस ये बोल दिया कि पॉलिटिकल चीज जो है वो लेकर आए हैं, पॉलिटिकल चीज अगर निकाल दी जाती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन लोगों को ये फॉलो करता है जिस लीडर को, वो तो बोलते हैं पॉलिटिक्स इज इन योर पैंट, इट्स इन योर शर्ट, हर जगह पॉलिटिक्स। हाँ, और ये मूवी जो है, मूवी पॉलिटिकल थ्रिलर है।
तो जो प्रोपेगेंडा का अगर हम बाय डेफिनेशन भी अगर जाएं तो प्रोपेगेंडा में ये होता है कि अगर आप कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो या फिर कोई फॉल्स चीज़ फैला रहे हो तो उसको आप प्रोपेगेंडा बोलते हैं। लेकिन इसमें मिसलीडिंग मुझे तो ऐसे ऐसा सच कुछ दिखा नहीं है, बिकॉज जो उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी फॉलो की है, जो प्लेन हाईजैकिंग से लेके ऐसे उन्होंने सिलेक्टिव ये नहीं किया कि सिर्फ 26/11 को ही वो पकड़ रहे बिकॉज इट बिलोंग्स टू द टेन्योर ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन ये दिखाना ऐसे चाह रहे हैं इस वीडियो में, मुझे जैसा लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू शो कि ये बस 26/11 को या फिर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को ही टारगेट किया जा रहा है। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो, लेकिन ऐसा है नहीं। एग्जैक्टली मतलब आप खुद देखो ना कि अगर ऐसा होता कि सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट को ही टारगेट, तो वो पार्लियामेंट अटैक दिखाते ही क्यों? राइट। वो भी उन्होंने दिखाया और अच्छे तरीके से दिखाया और पूरा। दिखाया और उन्होंने दिखाया कि फेलियर भी हुआ है। हाँ। एंड हाउ जो हमारे आईबी ऑफिसर अजय सन्याल दिखाया है, हाउ ही वाज हर्ट एंड हाउ ही वांटेड टू अवेंज दैट। इवन उरी में भी जो आदित्य धर को ये गरिया रहे हैं, तो आदित्य धर ने की उरी मूवी में भी उन्होंने दिखाया था कि हाँ अटैक तो हुआ था, उरी अटैक हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको अवेंज नहीं किया। जो सबसे पहले बात बोली जाती है इससे पहले गवर्नमेंट्स के लिए कि वो अटैक को अवेंज करने के मूड में होते ही नहीं थे। जो 26/11 के इसके बारे में मनमोहन सिंह जी के स्टेटमेंट्स और जो बाकी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट, यूएसए के स्टेटमेंट सबको पता है। इवन इस मूवी में ही जब 2001 पार्लियामेंट अटैक या फिर हाईजैकिंग के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेना चाहती थी, तो जो फॉरेन गवर्नमेंट्स थी वो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। इस चीज़ को मेरे हिसाब से लोग बड़े मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम इससे पहले नहीं कर पाते थे बिकॉज बड़ी पावर्स जो थी दुनिया की वो हमारे साइड नहीं होती थी। वो हमें नहीं वो नहीं चाहती थी कि इंडिया कुछ करे जिससे पाकिस्तान के साथ कुछ गलत हो। और जो गल्फ कंट्रीज थी वो भी पाकिस्तान के साथ में हमेशा रहती थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जहाँ पे हम ऑपरेशन सिंदूर करके आ रहे हैं। हम उसके बाद में हमने जो उरी के इसमें अवेंज किया था वो किया था, फिर पुलवामा को भी हमने अवेंज किया था। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बाहर की जो है वो तो सपोर्ट तो पूछ ही नहीं रहे हम उनको, पहली बात, लेकिन वो भी कुछ ऐसा जो ऑब्जेक्शंस ले नहीं रहे। सो ये जो एक शिफ्ट दिख रहा है पॉलिसी में, इस शिफ्ट को जो समझदार है वही समझ सकता है, लेकिन इस भाई का तो आईक्यू वही दिख जाता है। इसके आईक्यू है ही नहीं। मतलब एक पॉइंट पे वो बोलता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा नकारा है कि स्पाई जो है वो भेजे हैं। Right. फिर वो स्पाई क्यों रह गया? अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो। और हर मूवी में फिर तो अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो फिर तो जितनी भी मूवीज है सब प्रोपेगेंडा है। एक्चुअली जो बॉलीवुड का स्टार्ट देखा जाता है, जो पृथ्वीराज थिएटर्स थे 1920 में, जब पृथ्वीराज कपूर ने, राजा और शम्मी उनके किसी एक बेटे ने एक पठान का रोल प्ले किया था इन 1920s। अ पठान हु इज ट्राइंग टू सेव अ हिंदू फैमिली या फिर हिंदू गर्ल, ऐसा कुछ उसमें है। और जबकि बहुत सारी बुक्स है और उन बुक्स के हिसाब से जो है कि जब पार्टीशन हुआ था तब भी कुछ पठान्स एक्चुअली इन्वॉल्व थे। और अफगानिस्तान में जो हिंदूज फैमिली थी वो कहाँ गई? हिंदू कुछ माउंटेन नाम ही मतलब कुछ लोगों के हिसाब से उसका मतलब ये कि जहाँ पे हिंदुओं को मारा जाता था। तो जो पठान का ग्लोरिफिकेशन वहां से स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद में फिर प्राण ने जो अब्दुल रहीम खान वगैरह जो रोल प्ले किए हैं, और वो एक एकदम लॉयल पठान, पठान की जुबानी हमने बचपन से सुना है। हालांकि उसके बाद में भी जब अभी पठान मूवी आई थी उसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुस्लिम उलेमा बोर्ड है, उन्होंने खुद बोला था कि पठान एक रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है हमारे मुस्लिम लोगों की। और उसमें जब आप पठान मूवी में ऐसा वल्गर सॉन्ग जो बेशरम रंग है वो दिखा रहे हो तो उनको उसमें आपत्ति थी। लेकिन क्योंकि ये इन लोगों के एजेंडा को सूट हो रहा था, आईएसआई को अच्छा दिखा रहे थे। मतलब एक बात समझ में आती है भाई, अगर आप पाकिस्तान को बुरा बोल रहे हो तो इन लोगों को मिर्ची लगती है, आईएसआई को बुरा बोल रहे हो तो इन लोगों को मिर्ची लगती है। नहीं, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे। मतलब उनके सेंटिमेंट हम क्या कचरा, हमारे हमारे कोई सेंटिमेंट, हमारे इमोशंस है ही नहीं। और इनकी पठान मूवी में या फिर मैं हूं ना मूवी में हमेशा विलन कौन होता है? एक रॉ एजेंट जो बाद में रोग हो गया। तो बेसिकली ये इनको सूट करता है। आईएसआई को विलनाइज मत करो। एग्जैक्टली और ऐसे ही जवान जो मूवी है वो देखने को मिली। जवान जब पिक्चर आई तो इसने सेपरेट एक वीडियो बनाया और वहां पर तो जवान मूवी में रेफरेंस भी नहीं लिए गए थे, ऐसा कुछ दर्शाया भी नहीं गया था। इसने बोला कि देखो ऐसा योगी सरकार में हुआ था
हॉस्पिटल का केस, फार्मर का जो है यहाँ हुआ था, मतलब उसने यहाँ पर रेफरेंसेस जो है बीजेपी काल के वो निकाले जो जवान पिक्चर में दिखाए गए हैं, और उसने बोला कि देखो जवान पिक्चर जो है वो बीजेपी का जो ब्लैक कालखंड है वो यहाँ पर दर्शाती है, मतलब खुद यहाँ पर प्रोपेगेंडा जो है वो निकाल कर लाया। राइट। और ये डिक्टेटर बोलता है, मोदी को डिक्टेटर बोलता है ये, वही जवान पिक्चर के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिला। मतलब कि अगर इतना ही था कि पूरी दुनिया में पता चल गया कि अरे बाप रे ये देखो ये तो बीजेपी का पूरा दिखा रहा है शाहरुख खान जवान पिक्चर में, तो फिर उसके लिए नेशनल अवार्ड कौन देगा? वो तो उनके हाथ में है, निकाल सकते थे लेकिन फिर भी दिए, तो यहाँ पर तो उसके दो प्रोपोगेंडा फेल हो जाते हैं। Right. या तो पिक्चर जो है वो बीजेपी का कुछ दिखाती नहीं है, या इसने प्रोपोगेंडा फैलाया था अपनी मूवी में। दूसरा ये है कि अगर दिखाया था उसके बावजूद अगर बीजेपी ने उसको नेशनल अवार्ड दिया है शाहरुख खान को, तो बीजेपी जो है बिल्कुल डिक्टेटर नहीं है। Yeah. वो तो फिर जो सही है उसको सही करती है, जो गलत है उसको गलत करती है। तो या तुम दोनों तरफ ताल में ढोल नहीं बजा सकते ना, ये तो ये सही है या तो वो सही है। एंड आई थिंक दिस इज कमिंग टू लेट, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पृथ्वीराज थिएटर से दिस ग्लोरिफिकेशन हैज स्टार्टेड। हालांकि मतलब हमारा इतना मल्टीलिंगुअल, इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हमारे देश के अंदर है। वी हैव सिक्स, वी हैव मराठाज, एंड हमारे यहाँ पे जो गोरखा है। और हमने देखा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो लोग थे उनका कई बार मजाक भी उड़ाया जाता था। हमारे सरदार भाइयों का मजाक, मतलब उनको कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखाते थे हमेशा बेसिकली। लेकिन पठान को और ग्लोरिफिकेशन क्या ऐसा आपको नहीं लगता? मतलब उनको एकदम लॉयल और ये सब दिखाया जैसे बाकी कोई लॉयल है ही नहीं हमारे देश में, और ज्यादा ग्लोरिफिकेशन। एंड माय पॉइंट इज कि इससे मिला क्या आपको? इससे कुछ हुआ है? इससे दो चीजें मिली ना। एक तो एक्स रॉ एजेंट जो है वो कितना भी हो जाए, उसने इंडिया का बुरा चाहा लास्ट तक। लेकिन जो आईएसआई की एजेंट थी उसको जब पता चला कि अरे ये तो बुरे कामों के लिए मुझे यूज कर रहे हैं, तो उसका मन पिघल गया। वो बोले नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये चीज जो है ये उनको उनके नैरेटिव को एक सेटिस्फाइंग जो चीज है वो मिली यहाँ पर, अमन की आशा। या अमन, यस दैट इज माय पॉइंट। लेकिन अमन की आशा के जो हो रहा है वो तो मतलब कई सेटिस्फाइड, जैसे बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। by the time we are shooting this video, by the time Dhruv Rathi was shooting his video, I said sitting, तो एग्जैक्टली सेम। हाँ, तो जब वो वीडियो कर रहा था उसी समय पे बांग्लादेश में फिर से अत्याचार चल रहा है, लेकिन दे डोंट वांट टू से एनी वर्ड, अटर अ वर्ड, क्योंकि अमन की आशा तो फिर ट्रांसफर होनी चाहिए ना। अमन की आशा वहां भी होनी चाहिए अगर आप कुछ कर रहे हो, लेकिन हमें अमन की आशा कहीं होती ही नहीं दिख रही। दूसरी एक चीज विच मुझे मतलब बहुत खराब लगती है कि रॉ एजेंट है वो एक स्पाई, इज अ ट्रेन स्पाई। उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, इज सैक्रिफाइसिंग हिज फैमिली, सैक्रिफाइसिंग हिज लव। और वो जैसे ही खूबसूरत आईएसआई एजेंट को देखता है, आईएसआई एजेंट को देखता है, तब एकदम वो पागल हो जाता है। मतलब हनी ट्रैपिंग रॉ एजेंट हो रहा है या यहाँ पर। मतलब आप अपने रॉ एजेंट्स को इतने ज्यादा फ्रेजाइल बता रहे हो कि इतने से डिस्ट्रैक्शन से, अपने ऑब्जेक्टिव से हटके वो जो लड़की के पीछे भाग रहे हैं, अगर ये कर रहे हो तो पहली एग्जाम ही पास नहीं होता। एग्जैक्टली। तो प्रोपोगेंडा एक्चुअल में ये है। और प्रोपोगेंडा जो फैला रहा है, जिसने अपना पूरा करियर प्रोपोगेंडा में बनाया है, उसने दूसरों को प्रोपोगेंडा अगर बोल दे तो वो सूट नहीं करता। खैर, अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 है कि भाई नैनो चिप वाले नोट की मशीन। ये जो उसने ये कहा कि मतलब मूवी में जो दिखाया गया है कि करेंसी को लेकर जो हुआ था कि भाई जो मशीन है वो सही नहीं है, देन उसके बाद पाकिस्तान में भेज दी गई थी, एंड पाकिस्तान ने फिर काउंटरफेट नोट जो है वो बनाए एंड देन सर्कुलेट किए। तो इसने लास्ट में बोला कि हाँ ऐसा थोड़ा ये हुआ था, लेकिन सरकार की कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई सबूत जो है, बड़ा कोई सबूत ऐसा कोई मिला नहीं है। राइट। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, 1997 में आई के गुजराल तब प्राइम मिनिस्टर थे, एंड आई के गुजराल मतलब किस पार्टी? कांग्रेस, आईएनसी। ये सबको पता रहना जरूर। पता है ना, मैंने जब वो लिखा था तो मैंने भी ब्रैकेट में आईएनसी लिखा था, सो दैट आई वुड मैं उसको मेंशन कर सकूं इसलिए। और उसके अंडर ही पी चिदम्बरम साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस समय जो हमारे देश के नोटों की प्रिंटिंग जो होती थी वो 3 विदेशी कंपनियों को दे दी गई। मतलब उससे पहले नहीं होता था? उससे पहले नहीं होता था। तब 3 विदेशी कंपनियों को आप हमारे देश के नोट्स प्रिंट करने दे रहे हो। यूएस को, यूएस में यूके में जो डेलारू कंपनी थी, अमेरिकन बैंक नोट प्रिंटिंग कंपनी एक थी, और जर्मनी की एक कंपनी थी। और इन दोनों देशों को, जैसे यूएस और यूके, ये स्ट्रांगली पाकिस्तान सपोर्टर्स थे उस समय। और उस समय आप ये अलाउ कर रहे हो, राइट। और बोला जाता है कि एजुकेशन, डिग्री की बात तो ये डिग्री वाले लोग ही कर रहे हैं, राइट। इंटेंट की बात नहीं करते। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और
उसके बाद में 2004 में जब इनका जो हम पी चिदम्बरम साहब के कार्यकाल को तब से ही जानने लगे जब वो 2004 में यूपीए गवर्नमेंट के साथ में आए। आते से ही व्हाट दे डिड इट, मतलब अब इसकी एक अच्छे से समझिए इस चीज को। आरबीआई की जो पॉलिसी थी, आरबीआई की जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये अलाउड नहीं था कि आप एक्सक्लूसिवली किसी एक ही कंपनी को राइट दो कि जो नोट है उसका प्रिंटिंग मटेरियल हो, दैट इंक्लूड्स पेपर, सिक्योरिटी थ्रेड्स, कलर, इंक, या फिर ये आप एक्सक्लूसिवली किसी कंपनी को नहीं दे सकते, नीदर उसके प्रिंटिंग। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 2004 में आते से ही चेंजेस ये लाए जाते हैं पॉलिसी में। उन्होंने अलाउ किया कि ऑफिशियली कि हम लोग अभी अलाउ करेंगे एक्सक्लूसिवली किसी एक ही प्लेयर को प्रिंटिंग या फिर ये मटेरियल सप्लाई करने के लिए। और फिर उसके 2 ही महीने बाद, मतलब पहले चेंज किया ऑफिशियली, देन 2 महीने बाद क्या होता है, 2 महीने बाद डेलारू जो यूके कंपनी, उसके साथ में एग्रीमेंट साइन कर दी जाती है एक्सक्लूसिवली उसी के साथ। मतलब और किसी कंपनी के साथ में कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं, कोई ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए। और रीजन क्या बताया गया कि अर्जेंसी है और जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और किसी के पास में अवेलेबल नहीं है और हमारे पास में अल्टरनेटिव्स काफी कम है, राइट। तो ये देखे उन्होंने आगे किया। अभी इसके ऊपर आप देख सकते हो कि लीगल मैंडेट क्या था। इस कंपनी के पास में कोई लीगल मैंडेट नहीं था, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी सिर्फ उन्हीं के पास, तो उनके पास कोई पेटेंट होना चाहिए था, तभी इस एग्रीमेंट को लीगली स्टेबल माना जाता था। लेकिन जब इसको चेक किया गया तो इनका पेटेंट जो था 2004 में इन्होंने फाइल किया, 2009 में पब्लिश हुआ एंड इट वाज ग्रांटेड इन 2011। मतलब पेटेंट भी नहीं था और ये एग्रीमेंट का लीगल बेसिस भी कुछ नहीं था। फिर हमारे 2009 और 2010 के अराउंड आरबीआई, एसपीएमसीएल जो हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई ने खुद बोला कि यहाँ पे जो हम डेलारू को दे रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ क्वालिटी की बात वहाँ पे की गई थी और उन्होंने बोला था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, लेकिन फिर भी इसको नजरअंदाज किया गया। फिर होम मिनिस्ट्री प्रणब मुखर्जी साहब ने संभाली, उन्होंने भी इसको, हाँ ये सही है, ये जो रिपोर्ट्स को पढ़ा और इन रिपोर्ट्स को सही मान के डेलारू को काइंड ऑफ ब्लैकलिस्ट कर दिया। लेकिन फिर पी चिदम्बरम साहब 2012 के रीशफल में अगेन ही कम्स बैक इनटू पावर और फिर से जो डेलारू के ऊपर जो ब्लैकलिस्टिंग थी वो हटा दी गई। और अगेन जो अरविंद मायाराम थे उस समय के सेक्रेटरी थे, उन्होंने अगेन 3 साल की एक्सटेंशन कर दी गई कि जबकि क्वालिटी पैरामीटर्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑलरेडी रेज किए गए थे एंड दिस वाज नॉट अ विजडम इन हाइंडसाइट। मतलब ये तभी की इंस्टीट्यूशंस बता रहे थे, उसके बाद भी 3 साल की और एक एग्रीमेंट साइन होती है। एंड लेट मी टेल यू, अरविंद मायाराम वाज सन ऑफ इंदिरा मायाराम जी, जो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते, हु वाज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन। एंड अरविंद मायाराम जी ने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ में वॉक भी किया है। एंड जब इस चीज को अगर आप देखें कि फिर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिले है कि ये जो हमारे एविडेंस है टैम्पर्ड हुए या फिर यहाँ पे कुछ पाकिस्तान को सप्लाई किया गया है। लेकिन एक जो बात आती कि डेलारू 1949 से पाकिस्तान के साथ में लिंक्ड है। 1949 में, 1950s में उन्होंने पाकिस्तान के लिए नोट्स का जो है वो काम किया है। और जब हम उनसे ये मटेरियल ले रहे थे, दैट इंक्लूड सिक्योरिटी थ्रेड, तब पाकिस्तान को भी वो सब दिया जा रहा था। मतलब कितने ज्यादा चांसेस है हैक करने के। जो एक देश जो कॉन्स्टेंटली उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को बर्बाद करना, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर है, फिर भी क्यों थ्रेट है? बिकॉज उसको खुद का आबाद करने को उसका है ही नहीं गोल, उसको बस इंडिया को बर्बाद करना है। वो सुअर है जो ऑलरेडी लोड रहा है मट्टी में, गटर में, अब वो चाहिए कि भाई खींचू मैं कैसे इंडिया। यस, वही कि उसको वो करना है और ऐसे कंपनियों के साथ आप डील कर रहे हो। दूसरी चीज ये आती है कि भले ही आपको डायरेक्ट प्रूफ्स नहीं मिले हो, लेकिन अरविंद मायाराम जी से अगेन पूछा गया कि आपने दूसरे बार भी एग्रीमेंट क्यों साइन की, तो व्हाट ही सेड कि कंटिन्यूटी, अर्जेंसी। मतलब आप बताइए कि कंटिन्यूटी को
कंप्लायंस से ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। जो मतलब पहले हमारे ही इंस्टीट्यूशंस ने ऑब्जेक्शंस उठाए थे, कंप्लायंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कंटिन्यूटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ऊपर से प्रिविलेज जो है, वो प्रिविलेज किस चीज को दिया जा रहा है कि ये जो अर्जेंसी उसके ऊपर कि हमारे जो नोट्स है उसमें जो है उसमें फॉल्ट नहीं आना चाहिए। जो नोट का सप्लाई है, नोट का सप्लाई अबाधित रहना चाहिए, ये उनका मेन उद्देश्य था। लेकिन सिक्योरिटी के कंसर्न को कुछ नहीं बोला गया, सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ नहीं। जो सिक्योरिटी, अब लोग बोलते कि ऐसे तो सप्लाई नहीं हुआ, ये जो जैसे ये साहब बोल रहे कि ऐसे कोई मशीन दी नहीं गई थी, कोई मशीन रिजेक्ट नहीं की गई थी। भाई एक ही कंपनी दोनों यहाँ की नोट प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद में जब इसको चेक किया गया तो वो काफी आउटडेटेड था। जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो काफी आउटडेटेड थी। उसके बाद में स्टैग्नेंट थी, मतलब जब से हम दे रहे थे वो सेमी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी स्टैग्नेंट है ना नोट मेकिंग में, तो फिर तो आप तो बहुत इजीली आपको कॉपी कर सकता है। और ऊपर से सेमी मटेरियल प्रोवाइडर है, सेमी सब कुछ है। तो और उसमें काफी सारे पाकिस्तान ऑफिसर्स भी लिंक पाए गए डेलारू के साथ में। देवर फाउंड एंगेजमेंट में पाए गए कुछ सोर्सेस के हिसाब से कि हाँ कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स का भी डीप कनेक्शन, IS ऑफिसर्स का भी कुछ डीप कनेक्शन रहा है। दिस इज अगेन एलिजेडली कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से। और जब हम अनिल रघबीर का एक नाम सामने आता है जो एग्जीक्यूटिव थे इसी डेलारू में, उनके इसमें 8.2 करोड़ अचानक से ट्रांसफर हो जाते 2011 में। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये हमारे जो एजेंसी है उनको फाइंड, जब 2023 में FIR रजिस्टर किया गया था, तो ये जब साहब बोल रहे कि आप करो जेल में डाल दो, तो 2023 में FIR रजिस्टर किया गया। और जब तक एविडेंस नहीं होते आप नहीं कर पाते, बिकॉज जैसे ही इनको लगता है कि गवर्नमेंट डिक्टेटर चला रहे, वैसा होता नहीं है। पूरे डॉक्यूमेंट सारे चेक किया जाता है। ये खुद डिक्टेटर है और ये खुद डिक्टेटर के हिसाब से चलता है। ये बोलता है कि मैं जो बोलता हूँ वही सच मानो, तुम अपना दिमाग लगाओ मत। एक तरफ बोलता है कि कांग्रेस जो है वो पूरे घोटाले किए हैं, एक वीडियो में पूरे घोटाले, इतने इतने स्कैम, इतने फिर ये क्यों नहीं बोलता राहुल गांधी को भी अंदर डालो। यस और ये दूसरी बात ये है कि ये जितना एक तो खुद का दिमाग लगा नहीं रहा रिसर्च में, या फिर उनको पैसे दे दो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसके पास पैसे ही नहीं बचते, क्योंकि वो कमेंट्स खरीदने में इसके पैसे चले जाते हैं, सब बॉट्स खरीदने में पैसे चले जाते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ है, क्यों ये चीज़ है कि ये सिर्फ जितना दिखाया गया धुरंधर में उससे कई ज़्यादा है। बिकॉज धुरंधर में तो क्या हो जाएगा कि हाँ ये पकड़ा गया और हमने देश को बचा लिया, लेकिन इन रियलिटी 2023 में फाइल की गई, अभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अभी भी किसी को कॉन्विक्ट नहीं किया गया है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। तो ये जो तब से लेके जब हमारे यहाँ पे पिक टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिले थे, मतलब 2000 जो 26/11 तो स्टैंड आउट करता है हर चीज से, बिकॉज वो उसका जो वास्टनेस थी हमारे, मतलब जो खुद ये वीडियो में बोल रहे कि हमारी NSG को इतना समय लग गया था सिर्फ वहां पे पहुंचने के लिए। तो क्या रीजन था, क्यों कोई सवाल ना उठाएंगे कि फिर अंदर क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि NSG का काम ही, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का काम ही है कि वो हमेशा जल्दी से मोबिलाइज होने का ही उनका काम है। उनके पास हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब कुछ होता है, फिर भी उनको मोबिलाइज होने में 10 आवर्स क्यों लगे? एग्जैक्टली और यही चैप्टर 3 है, Yeah. जहाँ पे चैप्टर 3 में है कसाब समंदर से आया, 300 kg RDX कहाँ से आया। अब यहाँ पर भी मतलब हर इसमें सटल तरीके से वो एक टारगेट कर ही रहा है जो वो हमेशा करता रहता है। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में उसने बात की। पहला तो वही कसाब जो है, मतलब जो 26/11 अटैक हुआ था, तो वो उसमें इंटेलिजेंस फेलियर थे, पहले से इंटेल थी। लेकिन फिर उसने कंपेयर क्या किया, वही कि भाई जो पहलगाम है, जो पुलवामा है, वहां पर भी इंटेल थी। तो उससे आप किसी भी सरकार को गद्दार नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर गद्दार नहीं है, यहाँ पर भी आप गद्दार जो है वो नहीं बोल सकते हो। और तो ये इस तरीके की और उसी मूवी में बताया गया कि ऑलमोस्ट 320 इंटेल्स थे, 320 लोकेशंस की बात की गई थी। तो मुंबई स्पेसिफिक में, जैसे मूवी में भी दिखाते कि वो सोच रहे थे कि गुजरात में होगा क्या, समुद्र से जा रहे, लेकिन क्या गुजरात में होगा? क्योंकि गुजरात में भी इससे पहले कुछ जैसे अक्षरधाम हुआ था, तो उन लोगों को लगा गुजरात में होगा। और जब हम 26/11 को अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊं, तो जो तहव्वुर राना है, जिसको अभी कोई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने बोला था कि वो टेररिस्ट नहीं है, तहव्वुर राना ने बोला था कि निशान शरीफ या कोई अवार्ड देना चाहिए पाकिस्तान का उन 9 टेररिस्ट को जिनको मारा गया था बॉम्बे की सड़कों में, जो इन्वॉल्व थे 26/11 में। दिस इज वेरी हार्ट रेंचिंग जब उसको बोला जाता कि ये टेररिस्ट नहीं था।
जो हमारे देश के सड़कों में हो सकता थे, हमारे कोई फैमिली, इसके इसके कोई फैमिली मेंबर होते वहां पे, हमारे कोई फैमिली मेंबर होते, तो कितना बुरा लगता है कि जस्ट हैविंग अ वॉक, अपने लाइफ का एक नॉर्मल जीवन जी रहा है, बस कहीं वॉक पे गया, कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया और उसको शूट कर दिया जाता है अपने ही देश में, अपने ही आर्थिक राजधानी में, जहां से मतलब दूर दूर तक के बॉर्डर शेयरिंग हो नहीं रही, वहां पे शूट कर दिया जाता है। इस तहव्वुर राना को कांग्रेस के लोग और ये जो लेफ्ट इकोसिस्टम है बोलते कि टेररिस्ट नहीं है। तहव्वुर राना के और जो जो हेडली था, वो हेडली का भी जो ना, डेविड हेडली जो था उसका भी कोई ओरिजिनल नाम दाऊद वाउद था, नहीं तो लोग बोलेंगे यार डेविड हेडली नहीं, दाऊद ही था। तो तो डेविड हेडली को भी रिकग्नाइजेशन सपोर्ट तहव्वुर राना ने किया। प्रोपोगेंडा फैला रहे हो तुम। रिकग्नाइजेशन सपोर्ट किया था। आगे आप जो सुनोगे ना, उस जब मैंने तो पढ़ा था तो मेरे तो कांटे आ गए थे आंख पे। तो ये जो डेविड हेडली था, इसको सपोर्ट किया था तहव्वुर राना ने ताज होटल का रिकग्नाइजेशन करने के लिए। मतलब वो सोर्सेस के हिसाब से, एजेंसीज के हिसाब से वो उस होटल में रह के गया था, उसने चेक किया था, और हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को भी उसने चेक किया था। तो ऐसे कितने सारे लोकेशंस थे जो चेक करके गया था। और ये ऐसे ही लोगों के कारण हमारी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर कोई उसको तब पकड़ लेते ना, तो बोलते कि हाँ तहव्वुर राना को तुम इसलिए पकड़ रहे हो बिकॉज इज अ मुस्लिम, हाँ क्यों क्यों पकड़ रहे हो कि तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। हाँ। अभी तो जब उसका प्रूव हुआ है पूरा रोल, उसने ऑफ ऑन रिकॉर्ड्स ये स्टेटमेंट किया कि उनको निशाने हैदर ऐसा कुछ अवार्ड दे दो, फिर भी उसको टेररिस्ट नहीं मानते लोग। सोचो अगर वो होने से पहले अगर हम उनको अगर सिक्योरिटी एजेंसीज उनको पकड़ रही है, तो फिर तो क्या ही हो जाएगा। सो बेसिकली इन लोगों के, ऐसे लोगों के कारण ही हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जो मिनिस्टर्स भी है, जो जिनके अच्छे इंटेंशंस है, वो पूरी तरीके से कर नहीं पाते, बिकॉज ये पोलराइजिंग का, अगर ये जो पेंट पिक्चर कर देते कि हाँ यहाँ पे तो मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की तो बात ही नहीं हो रही। वो स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्वॉल्व है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, और हमारी इंस्टीट्यूशंस को, हमारी एजेंसीज को शक है, तो उनको पूरा अधिकार है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का, एक कंक्लूजन पे आने का, और हमें सेफ रखने का। आरफा जो है वो तो ह्यूमन राइट्स की बात करती है ना, वो तो बोलती है कि टेररिस्ट के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो फिर अगर पकड़ लिए, भली वो टेररिस्ट भी है लेकिन पकड़ लिए, तो फिर ऐसे जो है लोग सड़कों पे आएंगे ही, ये चिल्लाएंगे ही कि क्यों उनको पकड़ा गया, क्यों उनको पकड़ा गया। यहाँ पर लेकिन जो ये चीज है, ये मूवी की, मतलब ये मूवी में जो 26/11 का दिखाया गया है, यहाँ पर सरकार गद्दार है, ये मुझे पर्सपेक्टिव जो है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव ध्रुव राठी नहीं लाया है, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं कि सरकार को गद्दार बताया गया है। राइट। इंटेल जो है, इंटेल इतनी मिली थी, क्यों नहीं हुआ, बहुत सारी वहां पे भी उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, बहुत सारे इंटेल थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। और वहां पर भी मेन जो है वो अजीत डोभाल जी को ही मेन जो कोऑर्डिनेटर है वो बताया गया कि भाई उनसे वो कोऑर्डिनेट, उनको वो पूछ रहा है, उनसे सब कुछ ले रहा है। तो इतनी सारी इंटेल थी, प्रॉब्लम्स आ गई, ये सारी चीजें ठीक है वहां तक। लेकिन मेन जो चीज मुझे ऐसा लगता है कि मेन जो त्रुटि बताई गई है मूवी में, वो है रिएक्ट करने की, जो सरकार रिएक्ट नहीं कर पाई। अब आप देखिए, जो हमें 2014 के बाद अटैक्स देखने को मिले, उतनी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स, उतने ही काउंटर अटैक जो है वो देखने को मिले। अब यहाँ पर जो काउंटर अटैक है वो देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पर भी इसने जस्टिफिकेशन क्या दिया ध्रुव रेड्डी ने, कि हमने डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया। भाई डिप्लोमेटिक प्रेशर की बात कर रहे हो, मतलब ऑपरेशन सिंदूर में जहां एक ट्रम्प का ट्वीट आ गया था, तुमने बोल दिया नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ये पूरा नैरेटिव तुमने चलाया, सरकार जो है वो घबरा गई, नैरेटिव चलाया। पी चिदम्बरम जी ने खुद ये स्टेटमेंट दिया कि 26/11 के बाद रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन यूएस के प्रेशर से सरकार रिएक्ट नहीं कर पाई। वो तो सरकार में थे, मेन जो एक्चुअल में जिनको इनिशिएटिव लेना है वो पोजीशन पे थे, स्टिल वहां पर वो खुद बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाया हमसे। तो मतलब यहाँ पर आप सोचिए कि जो सिर्फ प्रेशर बिल्डअप का जो नैरेटिव चलाया जाता है कितना खोखला है। फिर ये सरेंडर, अगर वो सरेंडर बोल रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या है फिर इतना बड़ा, जहां पर हमने ऑपरेशन सिंदूर का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था, उससे ज्यादा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव था भी नहीं। उसके बावजूद यहाँ पर अगर सरेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो हमारी सरकार ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया था। वो भी यूएस के प्रेशर पे। तो यहाँ पर कितनी बड़ी, मतलब अगर यही दूसरी पार्टी के हिसाब से रहता था ना, ध्रुव राठी ये हर वीडियो में लेकर आता था कि देखो इस तरीके से सरेंडर हो जाता है, इस तरीके से सरेंडर हो जाता है। पर यहाँ पर उसका भी जस्टिफिकेशन वो ला रहा है। मतलब कितना बड़ा वो क्या दोगला ही बोल सकते हैं अभी। देखो
एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज जितनी इंपॉर्टेंट है ना उतनी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कोई चीज है ही नहीं, कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेट वे 1970 से पॉलिसी रही है कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, नो मैटर व्हाट वे व्हाट मीन्स, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस इंडिया को ब्लीड कराना है। दे डोंट वांट अ स्ट्रेट आउट वॉर, कन्फ्रंटेशनल वॉर, ऊपर अच्छे बने रहेंगे और अंदर से ये करते रहेंगे, दैट वाज देयर पॉलिसी। इसको काउंटर करने के लिए हमारी पॉलिसी कहाँ थी? क्या हमारी कोई पॉलिसी थी? नहीं, हमारी पॉलिसी बस उतनी थी कि अगर बॉर्डर से कोई आएंगे तो हम उनको रोकेंगे, बट उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया ना, हम बॉर्डर वाला वॉर करने ही नहीं वाले आपसे। हम तो आपको क्या कर, हम आपके देश में किसी भी तरह घुसेंगे, सिविलियंस को मारेंगे। वो ब्लीड इंडियन आर्मी नहीं बोल रहे, ब्लीड इंडिया, इंडिया को, हमको, हम आपके जैसे लोगों को, ध्रुव राठी तो वो तो जर्मनी में है, तो ऐसे लोगों को ब्लीड करना चाहते हैं। उसकी काउंटर पॉलिसी हमारे पास में थी नहीं। काउंटर पॉलिसी जाके अब आती है जब हम इंडस वाटर के जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड करते हैं। और ध्रुव राठी उधर बैठा है, उससे जो आपने कहा, ऐसा सबको लगता है वो हमारे साइड है। वो उसने एक यही वीडियो में, जो ये वाला वीडियो उसमें एक लाया है एक पिक्चर का सीन, तू हमारे मेरे साइड है कि उनके साइड है। ये एक्चुअल में सब इंडियन उसको पूछते हैं कि भाई तू हमारे साइड है या उनके साइड है। वही तो जैसे फिर ये, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर का फॉलोआउट, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉलोआउट था कि पॉलिसी शिफ्ट हो गई है, और पॉलिसी शिफ्ट में सबसे पहले कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ये हमने कैटेगोरिकली एकदम क्लियरली बोल दिया है। सो ये एक स्टेट, मतलब आप अगर आकर एक चाकू भी मारोगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह ही ट्रीट करेंगे, राइट। सो दिस पॉलिसी शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। और जो हमारे पहले का भी एक ही था कि हमारे ऊपर जो है उसका रिटेलिएशन कहाँ पे, हम रिटेलिएशन ही मांग रहे थे। इवन जो हमारे आर्मी पर्सनल थे उनके भी कई बार ऐसे स्टेटमेंट, जब उन्होंने कमीशन नहीं रहे, उन्होंने बाद में अपने कई बार स्टेटमेंट दिए कि हाँ वी वांटेड रिटेलिएशन, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से आ ही नहीं रहा था कि ग्रीन सिग्नल आ ही नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि हमें सब पता है किसने किया है, वो लोग कहाँ पे छुपे हैं। एंड नो वंडर वाई जब 26/11 होके ये मुहिम दिखाते कि वो हंस रहे थे, बिकॉज उनको पता था हमारे साथ कुछ होने वाला तो है ही नहीं। एग्जैक्टली और इसी के साथ चैप्टर 4 आता है। फिर चैप्टर 4 में 10 साल मुफ्त की तनख्वाह खाने पर। तो मतलब ये जो है, जो एक फिल्म में डायलॉग है कि भाई जब सरकार आएगी तब हम कुछ करेंगे। तो मतलब फिर उतने टाइम तक आप तनख्वाह भी क्यों ले रहे हो? मतलब जब तक देशभक्त सरकार आएगी तब तक क्या आप कुछ रिटेलिएशन करोगे नहीं? तो तनख्वाह, ये जो एक तर्क उसने दिया है, ये भी मतलब एक अलग ही तर्क है, एक लो आईक्यू वाला ही तर्क है अगेन। क्योंकि जैसे कोई भी स्पाई मिशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम धुरंधर को कंसिडर करते हैं, तो धुरंधर का बताया गया है कि मूवी में भी बताया गया कि पहले से आइडिया चल रही थी, मतलब वो कंसेप्शन उसका बस होने का था, लेकिन एक कंसेप्चुअल स्टेज में उसका चल ही रहा था कि हमें ऐसे कुछ बनाना है। और ऐसे कई सारे स्पाई मिशंस चलते रहते हैं। जो रविंदर कश्यप जी थे काफी फेमस स्पाई थे, और उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान ने कैसे उनको टॉर्चर किया था, उन्होंने लेटर्स में लिखा है। तो बेसिकली देखा जाए तो वो जो ऑपरेशन धुरंधर था वो तो चल ही रहा था, वो ऑपरेशन को तो रोका नहीं है। तो और दूसरी ये बात है कि ये बोल रहे थे कि आप इस गवर्नमेंट को नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे हो? क्योंकि वहां पे कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जो नहीं एक्शन लेना चाहते, और कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनके ऊपर उनको शक हो कि ये इसको सही तरीके से हैंडल कर पाएंगे या नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो उनको लीक करना वुड बी वेरी रिस्की। ऊपर से भाई सजेशन क्या देते, मीडिया में लीक कर दो। मतलब एक कॉन्फिडेंशियल चीज, जो एक स्पाई मिशन बाय इटसेल्फ ही कॉन्फिडेंशियल होता है, भाई साहब बोल रहे कि मीडिया में दे दो। मतलब कितना पागल कोई आदमी हो सकता है कि सिर्फ ठीक है आप एक ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप पूरे लिख कर रहे हो कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हाउ रॉ फंक्शंस, हाउ रॉ ऑपरेट्स। और यूट्यूब पे मैंने ही थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो उसमें देखा कि कुछ स्पाइज हैं हमारे देश के। वो स्पाई एक इसमें जो पाकिस्तान में रह के आए थे, वो बता रहे थे कि हर स्पाई सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता, कोई स्पाई पैसे के लिए काम करता, कोई बिजनेसमैन होते जो प्रॉफिट के लिए काम करते। मोटिव एक ही होता है कि जो ऑब्जेक्टिव उनको दिया गया है उसको सॉल्व करना। अब अगर ये काम चल रहा है, जैसे हमने देखा कि धुरंधर में भी जब 26/11 हो गया तो उसके बाद ऑपरेशन टर्मिनेट नहीं हुआ, वो सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं था।
वो लैरी के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस लाना उस मूवी का ऑब्जेक्टिव था, कराची के ऊपर और कराची थ्रू पाकिस्तान पे इन्फ्लुएंस लाना उनका ऑब्जेक्टिव था। तो अगर वो चीज हो गई, उसके बाद भी तो ऑपरेशन चल ही रहा था, क्योंकि उनका एक लार्जर ऑब्जेक्टिव था। ये तो एक सरप्राइज अटैक हुआ था, क्योंकि अगर उनको थोड़ा भी लग रहा होता कि 26 तो वही क्यों उसके हाथ से उन्होंने गन्स दी थी, हाँ उसके हाथ से उस स्पाई ने जो थी वो गन दी थी। हाँ, तो फिर वो वही वो गन उठा के उनको क्यों, वो एक क्वेश्चन जो है ना ये यही वाला क्वेश्चन एक मतलब एक है जो एजेंट के रूप में यूट्यूब पे उनका काफी चलता है अच्छा खासा, तो उनको भी ये सवाल पूछा था पॉडकास्ट में, तो वहीं पे क्यों नहीं हो, क्योंकि बोले उसका ऑब्जेक्टिव, मतलब देखो वो तो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि किसी भी स्पाई का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग तरीके का होता है। अगर सिर्फ इतना ही होता कि हाँ 26/11 जो है उसको रोकना है, तो फिर वहां पे वो दंदन दंदन मार के क्या हो जाता था, बोले वहां पे वो गोलियां मार देता था सब आसपास के लोग और खुद भी ये हो जाता था। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी बड़े होते हैं, एक अटैक नहीं होते हैं, मल्टीपल चीजें होती है जो देखना होता है किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहे हैं, अंदर से ब्रेक करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो और यहाँ पर ये सैलरी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ऑपरेशन धुरंधर ही थोड़ी चल रहा होगा ना, हमारे पास बांग्लादेश है, चाइना है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, तो हर जगह हमारे इतने सारे एजेंट, और मीडिया में लीक कर दो भाई, सारे एजेंट्स को कॉम्प्रोमाइज कर दो मीडिया में लीक करके, ये इसके लिए स्लो क्लैप्स बनती हैं। इसलिए मेरा भाई आईएसआई की तरफ से बात करता है। जैसे ये क्या हुआ है ना भाई, ये ऐसे जो लोग हैं जो रियलिटी से दूर रहते हैं, इन लोग की इंडिया, जैसे ऋतिक रोशन ने भी बीच इन लोगों के लिए फैक्ट मतलब सिर्फ न्यूज आर्टिकल है, और उनको ही गालें देके वही न्यूज आर्टिकल को फैक्ट के रूप में देखो, बाकी सिक्योरिटी कुछ हो सकता है इनको लगता ही नहीं है। अभी जैसे ऋतिक रोशन के बारे में भी बीच में किसी ने कहा था कि उनको मुंबई मतलब ही उनका इंडिया है, और वो भी उनका मुंबई अलग मुंबई है, जो हाई क्लास लोगों का है। अब उनके लिए जो स्पाई एजेंट्स होते हैं वो बस आईआरएफ जैसे होते हैं। अब इसको लगा, इसने एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई सुपर हीरो हो, है ना, जैसे उसको सब पता रहता है, कान में ईयर पीस से सब उनको पता चल जाता है, एकदम हाई टेक्नोलॉजिकल ग्लासेस उनके सामने होते हैं। तो इतने सारे गैजेट्स लेकर नेचुरली नहीं चल सकते, अगर आपको उनमें से एक दिखाना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल वर्कर, मीनियल टास्क करने वाला वर्कर अगर आपको दिखा रहे हो, तो उसमें हाई टेक्नोलॉजी गैजेट्स तो आप लेके नहीं चल सकते। लेकिन वॉर 2 में ये देख क्या होगा, और इसको लगाओ कि भाई ऐसे होते एजेंट्स जो FN ट्रैक पे रेस चल रही है और उसमें वो बोट चला रहा है राइट। उसके बाद में ट्रेन पे तो ऐसे जंप लग रहे हैं जैसे पता नहीं भाई कि कोई ग्रेविटी वेविटी है या नहीं। तीसरी चीज, जो B2 बॉम्बर है जो यूएस में दिखा है, यूएस का B2 बॉम्बर वो अपने साथ चला रहे हैं हमारे इंडिया के एजेंट। तो बेसिकली ये इस काइंड ऑफ हीरोइक सुपर हीरोइज्म इनको एक्सपेक्टेड था, और ऐसा रियल लाइफ में होता। सुपर हीरोइज्म तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन साथ ही में पाकिस्तान की प्रशंसा ये इनको एक्सपेक्टेड थी। सबसे अब वहां रियलिटी बताई गई, वहां पेट्रोल सूंघते हैं वो बताया गया, जो इनको पता नहीं, क्योंकि ऐसा हो गया कि यार इतना सच कैसे बता दिया तो ये जो उधर मतलब ठीक है। क्या है, चैप्टर 5 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसने बोला है बायोलॉजिकल बीइंग एंटी नेशनल। यहाँ पर उसने वीडियो में बोला कि सिर्फ यहाँ पर जो गवर्नमेंट है एंटी गवर्नमेंट, मतलब जो पहले की गवर्नमेंट थी वही नहीं, लेकिन आपको भी यहाँ पर एंटी नेशनल बताया गया। कैसे कि भाई मतलब लोग जो है, जैसे एक डायलॉग है ना कि हिंदुस्तानी, मतलब पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है, हिंदुस्तान का दुश्मन हिंदुस्तानी ही है। अब इसने पूरी जनता, मतलब ये राइट डायरेक्ट कि सब पूरी जनता, मतलब तुमको भी मुझको भी सबको बोल दिया कि भाई ये किसी को भी समझ में आएगा कि वो जो बोला गया है, वो डायलॉग जो बोला गया है हिंदुस्तानी है, वो 0.5 जो फ्रंट वॉर है उनके लिए बोला गया है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और 0.5 जो देश के अंदर रहकर जो देश को बढ़ने नहीं देते, या देश के लिए रुकावट पैदा करते हैं, या देश के लिए ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे कि पड़ोसी देश को फायदा पहुंचे। अब ऐसे अपन इतना जाएंगे तो उस पर तो नहीं आ जाएगा, नहीं है मतलब 0. ऐसा तो नहीं बोलेगा मेरे पे टारगेट कर रहे हो, मेरे पे टारगेट नहीं, क्योंकि फायदा तो उसकी बातों का पड़ोसी देश को होता ही है। खैर, लेकिन जो इसने काफी ऐसी बात की कि देखो फिर हमारे देश में तो बीजेपी के हैं जिन्होंने उनको कह दिया था कि भाई हम, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी बहन को हम भेज रहे हैं, ऐसे वैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए कुछ लोग ऐसे सभी पार्टियों में होते हैं जो कि बेहुदा बात कह देते हैं, जिससे पार्टी जो है उसको अगर आप लिखोगे तो फिर तो जो 26/11 का हुआ था उसमें तो हिंदू टेरर जो दिग्विजय सिंह जी है उनके द्वारा जो सैफरन टेरर है वो कॉन्सेप्ट निकाली गई थी, काफी ज्यादा उसको बाहर जो है वो प्रसारित किया गया था। और जो हाथ में जो उसने पहना था, कलावा पहना था, वो अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता
तो शायद ये जो अभी जो आज बोलते हैं कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, तो ये तो हिंदू टेररिज्म बनाने के लिए ही ये सब कुछ बैठे हुए थे। Yes. वो तो जिंदा पकड़ लिया गया कसाब को, उसके बाद पता चला कि ये एक्चुअल में कौन था। तो ये जो 0.5 जो वॉर कहा जाता है, ये एक्चुअल में देश में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, जिनकी बातों से, जो व्यूज के लिए या जो किसी भी एजेंडा के हेतु पड़ोसी देश को या हमारे दुश्मन देश को फायदा पहुंचाते हैं, ये 0 पॉइंट वॉर है। अभी आप देखो ना, जो मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जैसे आरफा है, उन्होंने बोला कि उसमें एंटी मुस्लिम जो इंडियन मुस्लिम है उनके विरोध में ये मूवी जो है बताई गई है। लेकिन पाकिस्तान की ही एक जर्नलिस्ट है जिसने बोला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ हम बढ़िया मुस्लिम जो है वो ये खा के बढ़िया देख रहे हैं मूवी को, मजे कर रहे हैं, और वहां पे वो बोल रही है, बोलते कि ये मतलब पाकिस्तान के लोग ही आरफा जो है उसकी बातों को ये कर रहे हैं। तो फिर आप किसका एजेंडा पूरा करना चाह रहे हो? नफरत एक्चुअल में फैला कौन रहा है? उसी चीज में वो बोलता है कि आतंकवादी पाकिस्तान, मतलब आतंकवादी जो थे इसमें अपने मूवी में वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे नहीं लगा रहे थे, वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस नारा जो है वो लगा रहे थे। तो ऐसे क्यों कर रहे थे? तो भाई जो बांग्लादेश में अभी हमें देखने को मिला, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का ऑलमोस्ट जिनोसाइड हो रहा है वहां पर, और वहां पर अभी जो हमें एक इतनी क्रूर जो सिनारियो देखने को मिला, वहां पर क्या चैंट किया जा रहा था? ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हो, ये एक आर्टिकल भी आया था कि हाउ मतलब एक नॉर्मल मेरा कोई पहचान का दोस्त था, वो बोलता था कि हम अल्लाह अकबर नॉर्मली बोलते हैं कि हम, दैट मीन्स कि भगवान जो ग्रेट, अल्लाह ग्रेट है, भगवान नहीं अल्लाह ग्रेट है, ऐसा उनका वो था। लेकिन अभी ये सब बोलते हैं तो ये खराब कर रहे हो, उस इमेज को टार्निश कर रहे हो। तो अगर सही में ध्रुव राठी या फिर ये जो लेफ्ट लीनिंग लॉबी है, अगर ये सही में वेल विशर्स है ना, तो इन्होंने पहले टेररिस्ट को बोलना चाहिए कि आप ये क्यों बोल रहे हो। एग्जैक्टली। और काफी अच्छे जो मुस्लिम्स है, हाँ, उन लोगों ने इसका तिरस्कार भी किया, और उन्होंने बोला भी कि जब तक पूरा मुस्लिम कम्युनिटी जो है जब तक इस चीजों का तिरस्कार नहीं करेगी, तब तक ये जो चीजें हैं ये हमारा इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। राइट। और पाकिस्तान आर्मी को इन्होंने पूछना चाहिए कि व्हाई डू यू चांट अल्लाह अकबर एंड व्हाई नॉट पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो सवाल उनसे पूछना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ स्टेटेड फैक्ट जो पॉपुलरली पब्लिक में अवेलेबल है कि पाकिस्तान इसके जो आईएसआई और आर्मी वाले इस तरीके के चांट्स लगाते हैं। तो अगेन दिस वाज अ वेरी लो आईक्यू वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। और यहाँ पर जो उसने बोला कि भाई ये जो है ऐसे सटल तरीके यूज किए गए हैं हिंदू मुस्लिम जो है उनमें डिवाइड पैदा करने के लिए, और मुस्लिम जो है उनके खिलाफ नफरत जो है वो ये करने के लिए छोटे, इसको उसने बोला डॉग विस्लिंग, जो ऐसे विसल किया जाता है जो सिर्फ डॉग को सुनाई दे। तो जिनको पहुंचाना है एक्सट्रीमिस्ट को वहां तक ये पहुंच। फिर इसने अपने पूरे 7 चैप्टर के जो नाम है, प्रोपोगेंडा का धुरंधर, दूसरा नैनो चिप वाले नोट की मशीन, कसाब समंदर से आया 300 kg आरडीएक्स कहाँ से आया, 10 साल मुफ्त की तनख्वाह, बायोलॉजिकल बीइंग एंटीनेशनल, बायोलॉजिकल ये कहाँ से आया ये आपको भी पता है। देन उसके बाद उसका है गोदी इकोसिस्टम के धुरंधर। देन उसके बाद है कि भाड़े का टट्टू। तो मतलब इसमें आप देखोगे तो इसने भी सटल तरीके से हर वीडियो में, ये तो चैप्टर्स में दिए ही है सटल तरीके से क्या टारगेट करना चाह रहा है, हर वीडियो में सटल तरीके से किसको टारगेट करता है हर वक्त। मतलब एक प्रॉपर, जहां मतलब वेस्ट बंगाल की जहां पर एक हमें घृण तरीके का ये देखने को मिला था, वहां पर भी घुमा फिरा कर किसके ऊपर आ जाता है ये सभी को पता है। तो यहाँ पर विसल ब्लोइंग जो है, अब ये भी बराबर है, डॉग विसल ब्लोइंग समझ में आएगा क्या है उसको, हाँ उसमें नहीं जाएंगे, उसी कैटेगरी का है। बट मैं इस पॉइंट को फिर से थोड़ा सा आई वुड लाइक टू स्ट्रेस दिस अ बिट, क्योंकि यहाँ पे जो अभी ये बोल रहे कि दिस दे आर बीइंग डिविजिव और ये डिविजन्स पैदा करे, अस अगेंस्ट देम, ऐसा कुछ इसने कहा था। सो कुछ समय पहले जो ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्टिंग में आर्मी चीफ जो थे, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो था आसिम मुनीर, उसने खुद बोला था कि ये 2 नेशंस है, हम डिवाइडेड ही रहेंगे। तो ये उनका ही एजेंडा है भाई। तू जाके उनसे पूछ कि तुम ये क्यों बोलते कि हम दोनों साथ में रह नहीं सकते। ये सबसे पहले तो आइडिया देने वाला जिन्ना था। इसने जिन्ना के ऊपर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, इसने जिन्ना को कभी पूछा नहीं होगा, इसने पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से कभी पूछा नहीं होगा। आसिम मुनीर के नाम पे एक स्टेटमेंट, एक वीडियो ये बना देता कि ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों डिवाइड कर रहे हो। और हमारे देश के मुसलमानों को डिवाइड करने का भी उनकी मंशा है। ये ओवैसी ने भी कई बार बोला है। ओवैसी ने तो सीधा उनको एक बार जवाब भी दिया था कि हम तुमसे बहुत अच्छे और हमारी हालत बहुत अच्छी है, तुम्हें हमारे लिए परवाह करने की कोई जरूरत है नहीं।
एग्जैक्टली और ये मतलब कैसे बोलेगा, पर ऐसे नहीं बोल सकता है, मतलब खुद के पेट पे कौन लात मारेगा, या जहाँ से पापी पेट का सा जहाँ से रोटी आती है वहाँ कैसे। नहीं, वो तो ब्रेड खाता होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है गोदी इकोसिस्टम के धुरंधर, चलो हो गया। देश की इमेज, हाँ, मेरे और नहीं कर सकता मैं। देश की इमेज पर रायता फैला रहे हैं। तो यहाँ पर भाई मतलब ये हो गया कि है ना कि देश की इमेज जो है, क्योंकि भाई मूवी में दिखाया गया कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अब यहाँ पर ये देखना कितना जबरदस्त है कि पाकिस्तान के लोग दिखाए गए, हमारे इंडियन एक्टर से पाकिस्तान के लोग दिखाए गए। वो जब 26/11 हो रहा है तो हंसते हुए दिखाए थे। अब भाई फिर पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे, हंस ही रहे होंगे ना, जब 26/11 हो रहा था उनका वो ऑब्जेक्टिव था, उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, तो वहां पर वो हंस रहे थे। अब वो जब हंस रहे थे तो यहाँ पर क्या भारत की इमेज खराब हो रही है? नहीं, उन पे गुस्सा आ रहा है कि वो लोग क्यों हंस रहे थे, वो लोग इस तरीके से हंस रहे थे। यहाँ लोग मर रहे थे, हमारे यहाँ पर जीरा बंदूकों से आतंकवादी जो है वो गोलियों से छन्नी कर रहे थे, और वहां पर वो लोग हंस रहे थे। तो ये दिखाना जो है ये मजाक बनाना नहीं है, मतलब इसका दिमाग किस तरीके से खुद के हिसाब से कैसे मैनिपुलेट कर लेता है वो चीजों को। एक्चुअली ये पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम का ही प्रॉब्लम है। उनका क्या बोलना है कि इंडिया की इमेज वो अच्छी है कि जो इंडिया कुछ करता ही नहीं। हाँ, मतलब अंदर से तोड़ रहे हमारी भारत माता को, वो भी चलता है। अंदर के लोग मार रहे, प्रोपेगेंडा फैला रहे, जो डिविजिव का पॉलिटिक्स कर रहे वो चलता है। बाहर के लोग आके मार रहे वो भी चलता है। कोई कुछ भी बोल के जा रहा है वो भी चलता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट और रिचर्ड निक्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिबा के लिए क्या क्या वर्ड्स उन्होंने यूज किए थे वो भी चलता है। मतलब कोई किसी को कुछ भी बोल के जाओ वो चलता है, बस इंडिया रिप्लाई ना दे, इंडिया रिटॉर्ट ना करे, ये वाला इंडिया उनको और चाहिए। अगर हाँ। सीधी सीधी बात है, अगर ये चीज पे उसको लग रहा है कि इंडिया की इमेज खराब हो रही है, कि वह जो हंसते हुए दिखाया जा रहा है, तो तुम ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हंस रहे थे, तुम जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल रहे थे कि इंडिया हार गया, तुम ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल रहे थे कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया, जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था वही भाषा तुम लोग बोल रहे थे इंडियन होकर, बिना एक्टिंग करते हुए, तो फिर तुम अपनी भारत की इमेज का क्या कर रहे थे? राइट। ये तुम लोगों ने समझना चाहिए। एंड सी, जो हम एक नैरेटिव हम देखते हैं, जैसे 1965 का वॉर हुआ, 1971 का जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो वॉर हुआ था, आज तक हमने किसी राइट विंगर को या फिर हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि 1971 वॉर तो हाँ वो गलत हुआ था, ये तो फालतू की बात है, हम विश्वास नहीं करते, दिखाओ ये तो एक ही फोटो है, 72,000 कहाँ पे 70,000 लोगों ने सरेंडर किया वगैरह। ऐसा कभी हम नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज जहाँ पे नेशनल स्टैंड होता है तो वहाँ पे हम नेशन के साथ ही खड़े होते हैं। जब एनएसजी के कमांडोज ने हमारे 9-10 लोगों को जब वहाँ पे टेररिस्ट को एलिमिनेट किया था, वहाँ पे भी किसी ने सवाल नहीं किया था कि सही में एलिमिनेट हुआ क्या, सही में बताओ आपने इतने लोगों को एलिमिनेट किया क्या सही में। आज अगर कसाब पकड़ा जाता ना तो ये लोग बोलते कि कलावा इन्होंने ही बनाया और ये टेररिस्ट भी नहीं है, ये इन्होंने ही प्लान किया होता है। मतलब इस लेवल की क्रिटिसिज्म होती है खुद ही के देश की एजेंसीज पर, जो लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वहां पे संदीप उन्नी कृष्णन ने बोला था कोई किसी आने की जरूरत नहीं, मैं इनको संभाल लूंगा ताकि और किसी की जाने ना जाए। तो वो लोग अपनी जान पर खेलकर हम देशवासियों के और अपने मेट्स की जान बचाने को देखते, और ये लोग उनपे सवाल उठाते हैं, उनपे सवाल उठाते हैं, उनपे हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, और इससे देश की इमेज खराब नहीं होती। और इससे देश की इमेज खराब नहीं होती। वहां जो एक्टर्स पाकिस्तान का पाकिस्तानी होने का रोल प्ले कर रहे हैं, वो जब हंस रहे हैं इंडिया के वहां पर जो अटैक हुआ है उस पर, तो इंडिया की इमेज जो है वो खराब की जा रही है। और वो रोल, उस सीन के बारे में वो लोग बताते कि जब हमने वो पूरी जो ऑडियो क्लिप सुनी थी तो पूरा सेट शांत हो गया था, पूरा सेट शांत हो गया, क्योंकि काफी हार्ट रेंचिंग है। वहां बोला जा रहा है कि तू लास्ट आदमी को मार, ऐसे मार वैसे। टफेस्ट सीन था वो शूट करने के लिए, वो ऐसा भी बोला। और यहाँ पर ये बोलता है कि अक्षय खन्ना जो है उसको, वो वहाँ का ये है, उसको एकदम ग्लैमरस इसमें दिखाया गया, वो एकदम इसमें है। तो वो डकैत जो है उसकी इमेज, भाई सब अक्षय खन्ना को लेजेंड बोल रहे हैं, एक्टिंग उसको बोल, एक्टिंग को बोल रहे हैं। यहाँ तेरे जैसे सब बेवकूफ नहीं है, यहाँ सबको पता है कौन एक्टिंग कर रहा है और किस तरीके की कर रहा है। वहां पर बॉबी देओल को लॉर्ड बनाया गया था, यहाँ पर भी अक्षय खन्ना जो है उसको ऑस्कर अवार्ड जो है, ये नहीं बोल रहा है कोई डकैत को ऑस्कर दो, यहाँ पर बोल रहे अक्षय खन्ना जो है उसने यहाँ पर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो दी है। तो इतना बेवकूफ तरीके से लो लेवल पर चीजों को लेकर आ जाना, इससे भद्दी चीज, और इससे पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से तुम खुद इमेज जो है, अब तो खैर अब तो तुम्हारे से जुड़ी भी नहीं है देश की इमेज, अब तो मतलब तुम्हारी खुद की क्रेडिबिलिटी तुम खत्म कर रहे हो। देन उसके बाद जो मतलब ये है
चैप्टर 7, उसमें यहाँ पर आता है कि भाड़े का टट्टू, इसने बोला है भाड़े के टट्टू। तो अब इसमें क्या है कि भाड़े के टट्टू में कि वह जो मीडिया वाले हैं या फिर जो लोग हैं, मतलब ये बेसिकली क्या है, भाड़े का टट्टू है। तो इसने मतलब संबोधित सभी को किया है जो मतलब बीजेपी के इसमें बोले कि वह उनकी पॉलिसीज जो है उसकी तारीफ भी कर दे, भले वो अच्छी हो, लेकिन अगर तारीफ कर दे तो वो भाड़े का टट्टू हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो है जिन्होंने फिल्म बनाई है वो भी भाड़े के टट्टू है, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये डिफेंड करने आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरीके से ये प्रचार करता है पॉलिटिकल पार्टी का, तो भाड़े का टट्टू कौन हुआ? प्रोपेगेंडा की बात किससे सुनने पड़ रहे हैं? मैं बोला भाई कौन प्रोपेगेंडा की बात कर रहा है, कौन भाड़े के टट्टू की बात कर रहा है यार? मतलब जो खुद सही में। स्क्रिप्ट नहीं लिखता है, वही तो। जो किसी और के इशारों पर चलता है, वो लिखी हुई स्क्रिप्ट ढंग से नहीं पढ़ता है। इनफैक्ट जो आर्टिकल इसने कोट किए है वो आर्टिकल्स नहीं उसको एक्सपोज किया आगे जाके कि हाँ भाई ये सब हुआ था। वो आर्टिकल्स को अगर आप पकड़ के आर्टिकल्स अगर उसकी हेडलाइंस अगर देख लो तो वो भी आगे जाके वही बात करते हैं। जो लिखा है वो तो ये ढंग से पढ़ता नहीं। मतलब जो डायरेक्टर है उन्होंने चीजें इस तरीके से मैनिपुलेट की है, ये नया भारत है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है ना पहले लोगों ने सुनी नहीं है और पहले उस चीजों से मोटिवेट नहीं हुए, वही पहले भी सुने हैं। आप बताओ, वी आर इंडियंस, जब वो मूवी देख के आए हम प्राउड फील नहीं कर रहे थे क्या? जब बोला जाता है कि दिस इज नया भारत और वहां के रहमान डकैत को अगर उसको पावरफुली नहीं दिखाते तो उसको मारने का मजा क्या? अगर ऐसे ही दिखा जाते जैसे वो ओरिजिनल में था तो उसको मूवी में उतना तो होता है। देखो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री लगा देना तो जनरल ऑडियंस, लेमैन ऑडियंस नहीं देख सकती। तो ऐसे तरीके से उसको बनाना पड़ता है ताकि लोगों थोड़ा थोड़ा फैक्ट भी अब्सॉर्ब करे। इनफैक्ट मेरे आजू बाजू में कुछ लोग थे जो थोड़े एल्डरली थे, उन लोग को समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा। तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था कि ये 2001 में अटैक हुआ था और वो अरे फिर बाबा अगर ऐसा देखे कि वो डकैत जो है वो ऐसा नहीं था, उसको ज्यादा पावरफुल बनाया गया है ऐसा वैसा, तो जोधा अकबर में जो अकबर दिखाया गया वो वैसा था क्या अकबर? नहीं वैसा ही था। ध्रुव राठी ने बोल दिया रोशन था वो अकबर। ऋतिक रोशन ही अकबर था। और जो जिम था इसमें पठान मूवी में शायद जिम था ना, तो वो भी, और रॉ वाला फिर वो तो ये सारी बातें तो इसके तो इसके मुंह से तो अच्छी नहीं लगती। प्रोपेगेंडा की बात तो ये ना करे, लॉजिकल बात तो इसके मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लॉजिक का और इसका दूर दूर का, जैसा इंडिया और जर्मनी में जितना डिस्टेंस उससे भी ज्यादा है। हाँ, तो ये पूरे 7 चैप्टर जो है वो उसने बोले। तो क्रक्स की बात तो ये निकलती है कि भाई यहाँ पर अगर वो प्रोपेगेंडा मूवी होती तो कांधार और पार्लियामेंट अटैक जो हुआ वो नहीं दिखाया जाता। देन उसके बाद जो फोकस है 26/11 पर क्यों किया गया, तो ऑब्वियस है कि वो उतना भयानक था, इतना भयावह था। और जिसके बाद जो मेन उसमें गद्दारी की नहीं, मेन बताया गया था कि भाई वहां पर रिएक्ट करने की जरूरत थी। अब शायद सेकेंड पार्ट में होगा कि बाकी जो चीजें अभी हुए हैं, बाकी जो चीजें उन्होंने की है, जैसे पुलवामा हो गया, पहलगाम है, ये सब, उसके बाद जो गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया तब उस पर भी इनको दिक्कत होगी कि भाई फिर उस पर और ये निकलेगा नरेंद्र सरेंडर। तो पी चिदम्बरम जी जो है उनके शब्द किसी ने भूलना नहीं, वापस ये रील जो है काट कर फिर से डाली जाएगी कि क्या एक्चुअल में हुआ था। और बाकी जो है ये है, एक इल्यूजन में रहता है, अपने इल्यूजन पर्सपेक्टिव से ये इस कॉन्टेक्स्ट में उठा लेगा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में उठा लेगा, ये उस कॉन्टेक्स्ट में उठा लेगा, ये इसको अपनी बात जो है वो बताने की कोशिश करेगा, जो हर इसमें करता है। और इसी को मेन प्रोपेगेंडा बोलते हैं। और ये खुद की बातों को भी फिर खुद के स्टैंड को भी बदल देता है, खुद के स्टैंड को भी बदल देगा, ये तो ऑब्वियस है, ये तो बदलने वाला है। तो ये सारी चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई अभी ये जो है थोड़ा वीडियोस देखे, अपने भी वीडियो देख के थोड़ा रैशनलिटी उसको पता चले, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है पता चले। और जहां आप सरकार के विरोध में बात करते हुए, आप सरकार के विरोध में बात करो, बिल्कुल करो, सरकार के विरोध में बात करना चाहिए तुमको। अगर जो अच्छी पॉलिसी है वो भी नहीं देखना है वो भी चलेगा, लेकिन सरकार के विरोध में जाते जाते देश के विरोध में जाना ये बहुत गलत हो जाता है। तुमको पता नहीं चलता है तुम देश के विरोध में जा रहे हो। जहां नेपाल में इस तरह की चीजें होती है, ऐसा यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हो रहे हैं। यहाँ पर पॉलिसीज जो है लोगों के लिए लाई जा रही है। यहाँ पर क्या लोगों का मास मर्डर किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। तो फिर तुमको कहां से इतनी डिक्टेटरशिप दिख रही है कि तुम नेपाल जैसा जो तख्ता पलट है उसकी डिमांड करने लग जाओ, उस तरीके के ट्वीट करने लग जाओ? तो कौन फिर देश के विरोध में बात कर रहा है? कौन फिर देश को शर्मसार कर रहा है दुनिया के सामने? तुम्हारे ट्वीट शर्मसार कर रहे हैं। तुम्हारे जो ट्वीट है अगर उठा के देख लिए जाए ना, सरकार के विरोध में कम और देश के विरोध में ज्यादा दिखाई देते हैं।